Good morning, everyone. So, as you know, our revision of chapter flotation is going on, and these are the questions of 2 marks which have the weightage of 2 marks. Short answer type questions हम revise कर रहे हैं. And second thing is कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके, उनमें आपको क्या करना है, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कितने मार्क्स में क्वेश्चन का आंसर, कितने वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो आपको क्या याद रखना है कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 2 या 3 लाइन्स में आंसर एटलीस्ट देना ही है. अगर वो न्यूमेरिकल्स ना हो, लैंग्वेज हो, तो आपको 2 या 3 लाइन्स लिखनी है कंपल्सरी. सेकेंड नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट कि ये जो जिस टाइप का क्वेश्चन थर्ड था आपका, ये तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे जो दोज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया. तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है कि प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. और जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है उसमें अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेशर इंक्रीज़ होता है देन एरिया विल डिक्रीज़, और अगर एरिया इंक्रीज़ हो रहा है देन प्रेशर विल डिक्रीज़. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है. बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं. जैसे आपका ये वाला जो क्वेश्चन था, तो आपको पता है कि रेल जो ट्रेन है उसका वेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, और जो रेल्स हैं, जो पटरियाँ हैं, उनका एरिया बहुत कम होता है. तो अगर डायरेक्ट ट्रेन उस पर आ जाती है तो ग्राउंड के अंदर डिप्रेशन हो सकता है, और डिप्रेशन होने से जो वेट है वो डिसबैलेंस हो जाएगा ट्रेन का. तो इसलिए जो रेल्स हैं, पटरियाँ हैं, उनके नीचे उनका फाउंडेशन बढ़ाने के लिए, उनका एरिया बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि छोटे छोटे स्टोन्स, और जिनको हम कंक्रीट स्लीपर्स कहते हैं, उनको यूज़ किया जाता है. इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है. लुक एट, वाई डू बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन. तो आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो उनका जो फाउंडेशन होता है, उनकी जो नींव होती है, वो बहुत चौड़ी रखी जाती है. आपने देखा होगा कि ग्राउंड के अंदर थोड़ी गहराई तक डिगिंग करने के बाद में फिर वॉल्स चौड़ी चौड़ी जो है वो निकाली जाती हैं. तो उसका रीज़न ये होता है कि बिल्डिंग्स का खुद का जो वेट है, क्योंकि बिल्डिंग्स जब बनाई जाती हैं तो उनमें बहुत सारा मटेरियल यूज़ किया जाता है, आयरन रॉड्स यूज़ की जाती हैं, तो उनका खुद का वेट बहुत ज़्यादा होता है. फिर दूसरी बात, बिल्डिंग्स कई फ्लोर्स तक बनाई जाती हैं, तो जितनी बड़ी भी बिल्डिंग है उसका कुल मिलाकर वेट अगर इतना हो जाएगा कि ग्राउंड पे ज़्यादा प्रेशर लगाए, और ग्राउंड पर जो बिल्डिंग एरिया कवर कर रही है वो कम है, तो बिल्डिंग ग्राउंड के अंदर डिप्रेशन कर सकती है, डिप्रेस हो सकती है बिल्डिंग ग्राउंड के अंदर. तो इससे बचने के लिए जो फाउंडेशन होता है बिल्डिंग का, जो उसकी नींव होती है, वो चौड़ी रखी जाती है. जिससे क्या आप आंसर देंगे, यहाँ क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ दीज वाइड फाउंडेशंस द एरिया covered on the ground will be more, and because of this the pressure on the ground will be less. ओके, तो प्रेशर और एरिया का आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी. लैंग्वेज आपकी कोई भी हो कि प्रेशर और एरिया दोनों वर्ड्स इसमें आ जाने चाहिए. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पर, विच विल एक्सर्ट मोर प्रेशर. कौन ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा. 2 केसेस दे रखे हैं. 100 kg मास ऑन 10 मीटर क्यूब लिखा है यहाँ पर, लेकिन जहाँ भी एरिया प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वहाँ एरिया होगा. तो आपको इसको थोड़ा सा जो है वो मिस प्रिंटिंग को सही कर लेना है. ये मीटर स्क्वायर है. ओके, ये क्या है, 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर क्यूब नहीं है. और दूसरा केस है आपका 50 kg मास ऑन 4 मीटर स्क्वायर. ये ठीक लिखा है, मास 50 kg है, 4 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है, और इसमें 100 kg मास 10 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है. दोनों में से कौन ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, आपको इसका रीज़न देना है. तो रीज़न थ्योरी में नहीं देना है, आपको पता है कैलकुलेशन करनी है. आपको कैलकुलेशन में आप लिखेंगे कि इन केस 1, तो केस 1 आपका होगा कि P1 इज़ इक्वल टू एफ अपॉन ए, लेकिन एफ यहाँ नहीं दे रखा है, तो फोर्स का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मास इनटू ग्रेविटी. तो m1 इंटू जी अपॉन एरिया आपका A1. इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो मास आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला क्या है, 100. ग्रेविटी की वैल्यू बेटर टू यूज़ 10, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. एरिया फर्स्ट वाला अभी मैंने आपको बताया 10 मीटर स्क्वायर है, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. प्रेशर का आंसर कितना आएगा, 100 पास्कल या 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फिर आप लिखेंगे इन केस 2. सेकेंड केस जब आप देखेंगे तो सेकेंड केस में आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m2g अपॉन A2. तो यहाँ पर आपका m2 जो है वो कितना है, सेकेंड मास जो है आपका कितना है, 50.
ग्रेविटी की वैल्यू 10 और अपॉन एरिया कितना है आपका 4। जब ये कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको पता है कि 500 अपॉन 4 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 500 को तो 4 वन ज़ा 4, इधर हो जाएगा 10 आपका, तो 4 टू ज़ा 8 और लास्ट में हो जाएगा आपका 20, तो 4 5 ज़ा 20। तो ये आंसर आ रहा है आपका 125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वो आ रहा है आपका 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन से केस में प्रेशर ज़्यादा है? तो आपका प्रेशर जो है वो सेकंड केस में ज़्यादा है। तो गिव रीज़न का मतलब अब आपको यहाँ लैंग्वेज में कोई रीज़न नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपका आंसर प्रूव हो गया। अब लास्ट में ये लिख देंगे कि सिंस या क्लियरली pressure in the case 2 is more, that is 125 newton per meter square, then in case 1 that is 100 newton per meter square. ओके, सो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेशर। एक्सप्लेन वाई अ ट्रक और अ मोटर बस हैज़ मच वाइडर टायर्स। ट्रक या मोटर यानी कि जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, तो हैवी व्हीकल्स का खुद का वेट बहुत ज़्यादा होता है और उनके अंदर लगेज है या फिर जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ में कुल मिलाकर वेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो ग्राउंड पे एरिया कम कवर करते हैं तो अगेन द सेम कंडीशन की डिप्रेशन हो सकता है ग्राउंड के अंदर। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, ऑल दीज हैवी व्हीकल्स हैव वाइड टायर्स बिकॉज द एरिया कवर्ड ऑन द ग्राउंड विल बी मोर, दैट्स वाई प्रेशर ऑन द ग्राउंड विल बी लेस। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जा रहा है और ये रिपीटेड भी है बहुत, देख रहे हैं आप 11 15 16 इन सारे ईयर्स में आ चुका है। तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो है उसका आंसर लिखने का मेथड बहुत अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज बहुत उसमें अच्छी होनी चाहिए। फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, अकाउंट फॉर द स्टेटमेंट कैमल वॉक्स ईजिली ऑन सैंड बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन सैंड थ्रू दो अ कैमल इज़ मच हैवियर देन अ मैन। 11 में आ चुका है। फिर से प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, दो स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। कैमल वॉक्स ईजिली ऑन सैंड, तो कैमल पता है आपको सैंड डेजर्ट्स में इजीली वॉक कर सकते हैं, जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, कैमल का वेट भी ज़्यादा होता है ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में। तो कैमल के जो फीट होते हैं वो फीट इस तरह के होते हैं कि वो फ्लैट होते हैं। तो डेजर्ट्स में चलने के लिए आपको पता है कि अगर कोई चीज़ हील्ड है तो वो डेजर्ट के अंदर डिप्रेशन कर देगी और दोबारा से फिर उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो डेजर्ट्स पे चलने के लिए अगर आप स्लीपर्स भी यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्लैट होनी चाहिए। तो कैमल के जो फीट होते हैं दोज आर ऑलरेडी फ्लैट, नेचुरली वो फ्लैट ही होते हैं, जबकि जो ह्यूमन बींग्स के फीट हैं वो देखा होगा आपने कि जब हम चलते हैं तो हमारे जो फीट हैं उनमें बीच में थोड़ा सा जो है वो डिप्रेशन रहता है, बीच में थोड़ा सा एक जगह पे गैप है, हम आगे वाले और पीछे वाले पार्ट से फोर्स लगाते हैं। तो इसलिए हमारे जो फीट हैं वो उतने फ्लैट नहीं हैं जितने कैमल के फीट हैं। तो कैमल के फीट फ्लैट हैं, दैट्स वाई दे कवर मोर एरिया ऑन द ग्राउंड, सो प्रेशर ऑन द डेजर्ट्स विल बी लेस एंड कैमल वॉक्स ईजिली। और क्योंकि कैमल का वेट ज़्यादा होता है तो उतने वेट को बैलेंस करने के लिए तो उसके जो फीट हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करना चाहिए। तो यहाँ भी फिर से प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट है, तो 2011 में आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिनमें क्या होता है कि रीजनिंग थ्योरी में आपको आंसर देना है और आपको लैंग्वेज अपनी फ्रेम करनी है। तो टेक केयर ऑफ दिस। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज़ अगेन थ्योरी टाइप और वही कॉन्सेप्ट है आपका प्रेशर वाला। उसमें लिखा, अ शार्प नाइफ इज़ मोर इफेक्टिव देन अ ब्लंट नाइफ, वाई। एक तो आपका ये क्वेश्चन है जो 2012 में आ चुका है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी इसी के जैसा है, लैंग्वेज चेंज है। कटिंग एंड पियर्सिंग टूल्स आर मेड शार्प, गिव रीज़न। तो आपको पता है जो ऐसे टूल्स होते हैं जो कटिंग के लिए पियर्सिंग के लिए यूज़ होते हैं उनको शार्प ही बनाया जाता है, उसका क्या रीज़न है, ये 15 में आ चुका है। तो यू नो कि शार्प नाइफ, अगर आपको इसका आंसर देना है तो पता है आपको जितनी भी शार्प चीज़ें होती हैं उनकी जो एज होती है, तो हियर एज इज़ दिस वन, ये एज है आपकी डीजी। तो जितनी भी शार्प चीज़ें होती हैं उनकी एज कैसी होती है, बहुत थिनर होती है, कम एरिया कवर करती है। तो वी नो द शार्प नाइफ हैज़
sharp knife's edge has less area, so the pressure on the cutting will be more. Okay, या फिर लिख सकते हैं the area of edge of the sharp knife is less, so the pressure on the cutting will be more. इस तरह से आपको आंसर लिखना है इसका. और अगर आपको इस वाले का आंसर लिखना है तो लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए. तो वी नो द कटिंग एंड पियर्सिंग टूल्स हैव अ शार्प एज एंड a sharp edge has less area, so the pressure on the cutting will be more. तो लैंग्वेज वही है, थोड़ा सा चेंज कर देना है इसमें, कॉन्सेप्ट वही है. लैंग्वेज में थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दे रखा है वो वाली लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे तो देन इट विल बी गुड. लैंग्वेज का ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है. जितनी अच्छी लैंग्वेज में आप आंसर देंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया थ्योरी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. क्योंकि न्यूमेरिकल में लैंग्वेज नहीं होती, उसमें आंसर सबका एक जैसा आता है. लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चंस में लैंग्वेज आपको रटनी नहीं है, अपनी बनानी है, लेकिन अच्छी होनी चाहिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एन आयरन नील सिंक्स इन वाटर बट अ वुडन कॉर्क फ्लोट्स ऑन वाटर. यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का, या फिर आप कह सकते हैं अपथ्रस्ट का, बायंसी का. ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्या करना है क्वेश्चन 9 में, कि इट इज़ लाइक दिस, कि यहाँ पर वाटर के अंदर अगर आयरन नेल को इमर्ज कराया जा रहा है, तो आयरन नेल मतलब आयरन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, या हम कहें कि मेटल से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स. तो डेंसिटी का मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं. तो आयरन नेल जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. उसकी डेंसिटी किससे ज़्यादा है? डेंसिटी ऑफ आयरन हियर विल बी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो पता है आपको अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर जो है इस पर कम अपथ्रस्ट लगाएगा, वेट ज़्यादा होगा, अपथ्रस्ट कम होगा. तो जब अपथ्रस्ट कम लगेगा तो क्या होगा कि ये सिंक कर जाएगी आयरन नेल. आंसर आपको ऐसे ही लिखना है, आप चाहें तो डायग्राम भी दिखा सकते हैं. बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो द लेस अपथ्रस्ट विल बी एक्सर्टेड ऑन द आयरन नेल. वुडन कॉर्क, तो ये वुड से बना है, तो वुड की डेंसिटी आयरन के कंपैरिजन में कम है. तो यहाँ पर डेंसिटी कम होने की वजह से किससे कम होगी डेंसिटी, तो हम कंपेयर करके बताएंगे डेंसिटी कम है इसकी वाटर से. तो the density of wooden cork is less than the density of water, so more upthrust will be exerted on the wooden cork. ज़्यादा upthrust लगेगा और इसकी वजह से wooden cork float करेगा. तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है 11, 12, 15, 16. तो उसमें बेटर होगा कि डायग्राम से आप एक्सप्लेन करें. अगर विदाउट डायग्राम लिख रहे हैं तो लैंग्वेज इतनी होनी चाहिए कि दोनों केसेस को एक्सप्लेन कर सकें. फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, अ बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस फ्लोट्स इन एयर, एक्सप्लेन वाई. देखा होगा आपने कि बलून्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं एयर में, नीचे नहीं आते हैं. कुछ बलून्स ऐसे होते हैं फ्लोट नहीं करते हैं. तो जो हाइड्रोजन वाले बलून होते हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस फिल्ड होती है वो फ्लोट करते हैं एयर में. तो हाइड्रोजन गैस वाले फ्लोट क्यों करते हैं, तो फिर से कॉन्सेप्ट वही जो अभी आया था आपका अपथ्रस्ट या बायंसी का, कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत लाइटर गैस है. तो जब वो लाइटर गैस है, जितनी भी चीज़ें लाइटर हैं जिनकी डेंसिटी कम है उन पे अपथ्रस्ट ज़्यादा लगता है. तो नॉर्मली जब वो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन वाला बलून आता है तो उस पर जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है. तो इसलिए बलून पे जो एयर है वो ज़्यादा अपथ्रस्ट एक्सर्ट करती है और बलून नीचे आने की जगह एयर में फ्लोट करता है. ओके उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम v इज़ इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू लिक्विड. तो बाइंड फोर्स के लिए पता है आपको, बाइंड फोर्स का सिंबल आप थ्रस्ट का u यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मूला वही होता है जो वेट का होता है. तो वेट का फॉर्मूला है m/g. अब m यहाँ क्या है, मास. तो मास को हमें ब्रेक करना पड़ेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में. तो वॉल्यूम यहाँ दे रखा है v, डेंसिटी दे रखी है रो. ये p सिंबल नहीं है, ये इस तरह का सिंबल होता है रो, डेंसिटी का सिंबल, और साथ में ग्रेविटी g. तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है अपथ्रस्ट का. तो आपको इसी तरह से यही स्टेप्स लेके ड्राइव करना है. आपको लिखना है कि गिवन द वॉल्यूम इज़ v, डेंसिटी इज़ रो एंड ग्रेविटी इज़ g, सो द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन
द ऑब्जेक्ट विल बी U इज इक्वल टू mg, फिर m को आप ब्रेक कर लेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ये रिलेशन आपका आ गया। तो यहाँ 11 तक हम फिनिश कर रहे हैं आज। ओके, थैंक